Hello everyone, welcome to Pragati Path. My name is Pragati Mishra. I am educator for TET category. Right now I am teaching in KVS PRT as guest teacher. I have 3 years of experience on an academy and other online learning platforms. I have cleared UPTET paper 1 and 2 twice and CTET paper 1 and 2 4 times. If you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to stay updated. You can follow me personally on I am Pragati Mishra Instagram handle, and you can subscribe on Pragati Path Teachers. Link is given in the description box. In this video we are going to discuss READ level 1 CDP. 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण विधिया से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और आप यहाँ पे पाएंगे कि क्वेश्चन काफी इजी थे और आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते थे. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन for a lifetime although two people are not equal, but the order of development remains same in a normal child. Which principles of the development does this statement point to? देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते. बराबर नहीं होते मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट. यहाँ पे दो व्यक्ति बराबर नहीं होते. कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर में सीखते हैं. ठीक है, इस तरीके से है जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसके बारे में बात हो रही है. किंतु सामान्य बालकों में विकास एक क्रम सा रहता है. विकास के मैंने आपको कई सारे नियम बताए थे. अगर आपने सीरीज देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ऑल थ्योरीज ऑफ सीडीपी में आप देख सकते हैं. यह विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है. सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, हम लोग फटाफट से यहाँ डिस्कस करेंगे. सतत विकास का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. एक बात मैं आपको और बता दूं कि ईवीएस 3rd to 5th मैंने प्योर हिंदी में भी करवा दी है और बाइलिंगुअल भी करवा दी है. तो वहां से सीडीपी का जो ईवीएस का जो 15 नंबर का कंटेंट आता है आप आराम से कवर कर सकते हैं. चैप्टर वाइज ईवीएस मैंने जो करवा रखी है वहां से भी आप अच्छा खासा कवर कर पाएंगे ईवीएस. अगर आप ये तीनों चीजें देखते हैं तो आप कम से कम 25 मार्क्स ला पाएंगे इन तीनों सीरीज से. प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप जरूर से देख लीजिएगा. अभी मैं पेडागोजी भी करवाऊंगी 220 क्वेश्चंस, जहां से आप अच्छा खासा कवर कर पाएंगे पेडागोजी का पोर्शन. सिर्फ ईवीएस बेस्ड होगा वो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम अवस्था कौन सी होती है यहाँ पर? वैसे तो हम लोगों ने क्या पढ़ी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बट ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, SPCF, फॉर्मल ऑपरेशनल. फॉर्मल ऑपरेशनल को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं. फॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था. ठीक है, जैसे मूर्त हमारी 3rd नंबर पे थी तो 4th नंबर पे हमारी अमूर्त आ जाती है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड है आपकी ये, जहां पर हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवस्था होती है 4th वाली. ठीक है, तो ये सब अच्छे से डिस्कस किया था, बाकी डिस्कशन चलता रहेगा. अभी यहाँ पर आंसर शीट देख लेते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल. ठीक है, हमने देखा था कि मटर के पौधों पर इन्होंने कई बार प्रयोग किए थे और कई बार फेल हुए थे. तो इन्होंने ये बताया था ना कि मटर के पौधे जो होते हैं इनमें गुड़, जोड़ों में गुड़ पाए जाते हैं. ठीक है, या तो बीज कैसे खुरदुरे होंगे या चिकने होंगे. इसी तरीके से मैंने आपको ये करवाया था. हु प्रोपाउंडेड द साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का जो ऑल थ्योरीज मैंने करवाई है ना, ऑल थ्योरीज, उसमें जाइएगा. 3 टाइप का की मैंने आपको थ्योरीज बताई हैं जो सिगमंड फ्रायड ने दी हैं. मनोलैंगिक वाली भी इन्होंने दी है, वो भी मैंने आपको वहां पे बताई है, तो वो जाके जरूर पढ़ लीजिएगा. सही जवाब यही है, सिगमंड फ्रायड. एक 10 साल का बच्चा है और 12 इसकी मेंटल एज है. तो बच्चा है छोटा, मेंटल एज है ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये बच्चा अच्छे आईक्यू लेवल वाला होगा, है ना. तो हम एम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100. तो MA क्या हो जाएगा हमारा, मेंटल एज 12, 10 गुणे 100 क्या आ जाएगा हमारी 120. ठीक. और द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय, 90 से 110 क्या होता है, सामान्य, है ना. तो उससे ऊपर का बच्चा हो गया ये. अल्बर्ट बैंडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है. अल्बर्ट बैंडुरा जो है, इनके बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या मॉडलिंग जो होता है ना, मॉडलिंग वो वाली मॉडलिंग नहीं, रैंप वाली वो मॉडलिंग नहीं. मॉडलिंग मतलब प्रतिरूपण. प्रतिरूपण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है. प्रतिरूपण का सिद्धांत इन्होंने दिया है. डॉल पर प्रयोग किए थे इन्होंने. ठीक है, और अवलोकन का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी इन्होंने दी है. तो ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या इसको सोशल
कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। कितने प्रकार के? रेमंड कैटल ने किए हैं 16 प्रकार के। 16 पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पीएफ टेस्ट कैटल के द्वारा दिए गए। मैंने आपको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में करवाया, आप जाके जरूर ऑल थ्योरीज वाली ही सीडीपी वाली जो है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखिएगा। तो 3 प्रकार के वहां पे हुए हैं, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और कौन है तीसरा? प्रक्षेपीय। ये तीनों प्रकार मैंने आपको वहां पर बताए हैं टेस्ट के, पर्सनालिटी टेस्ट के, व्यक्तित्व के जो परीक्षण होते हैं उनके। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। ठीक है, 5 होते हैं इसमें लेवल्स। नीचे की जो 3 होते हैं उनको हम कहते हैं निम्न स्तर की आवश्यकता, ऊपर के जो 2 होते हैं उनको हम कहते हैं उच्च स्तर की आवश्यकता। तो यहाँ पर कौन सी नहीं शामिल है इसमें? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। बाकी दैहिक, ये संबद्धता, आत्मसिद्धि में तो विक्रम बत्रा वाला ही एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ये भी अभिप्रेरणा वाले चैप्टर से आपका, मैंने आपको बोला था ना बार बार कि 2 से 3 नंबर का अभिप्रेरणा से आएगा। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका विपरीत, 2 विपरीत इच्छा मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव इच्छा हो रही है, एक नेगेटिव इच्छा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, द्वंद आ जाएगा। तो ये द्वंद जो है ये भी मैंने आपको करवाए थे। दूसरा ये क्वेश्चन मैस्लो का हो गया है ना, अभिप्रेरणा कैसे, ये और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? बेसिक रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जो है इससे रिलेटेड है। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, किसको? हेरिडिटी को। एक सेकेंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो मैंने आपको बार बार बताया था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे वैयक्तिक भिन्नता हो, 2 चीजों की वजह से होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इनके चाहे दिया हो, इनके इंटरप्ले की वजह से हो रही है, इनके बीच में संबंध की वजह से हो रही है, इनके परिणाम स्वरूप हो रही है, इनके गुणनफल के बराबर कुछ भी ऐसा होता है इन तीनों से रिलेटेड, तो वो इसके हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही उसमें रोल होता है। तो कौन सा जैविक कारक नहीं है पूछा, तो आनुवंशिकता तो है। ठीक है, जन्मजात स्वभाव भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, क्या नहीं है? अभिभावक बालक संबंध। ठीक है, ये जैविक, व्यक्तिगत भिन्नता को डिफाइन करने के लिए ये कोई जैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, डाउन संलक्षण का कारण है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ये क्या था? त्रिगुणता सिद्धांत 21 में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि डाउन सिंड्रोम जो है इसमें कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो बात करी थी 47 कैसे हो जाती है? क्योंकि 21वां गुणसूत्र जो है वो डबल हो जाता है, एक के ऊपर एक हो जाता है, डबल हो जाता है, जिससे वैसे गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं गुणसूत्र। ठीक, तो इस बीमारी में क्या हो जाता है? 47 हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, प्राप्तांकों की बारंबारता। विश्वसनीयता की का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राप्तांकों की बारंबारता इसका जो है आशय है, रिफर करता है इसको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ये भी आप जाके देखोगे अगर पर्सनालिटी टेस्ट में, तो प्रक्षेपीय कारण वाले में हमने ये भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, 3 टाइप के जो मैंने बताया, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और प्रक्षेपीय। तीनों में के अंतर्गत जितने भी टेस्ट आते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। पर्सनालिटी के टेस्ट, बुद्धि के टेस्ट और ये सारे टाइप के टेस्ट डिस्कस किए। जाके आप जरूर से ऑल थ्योरीज, मेरे चैनल पर आप जाएंगे, चैनल पर आपको दिखेगा एक प्लेलिस्ट सेक्शन, वहां पे ऑल थ्योरीज ऑफ सीडीपी लिखा होगा। वैसे शॉर्ट नोट्स भी अभी करा रही हूँ, ऑल थ्योरीज ऑफ सीडीपी में आपको ये सारे मिल जाएंगे वीडियोस। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है उदाहरण? टीएटी है, हाँ, मरियन मॉर्गन ने दिया था, जिसमें हमने बात करी थी कितने 30+ कार्ड्स थे। ठीक है, और 31 कार्ड्स। SCTB सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य पूर्ति, ड्रा मैन परीक्षण भी, और MMPI ये नहीं है, ये प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? MI, हु propounded द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? MI हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने किया था। 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। नवी कौन सी जोड़ी थी इन्होंने? एग्जिस्टेंशियल। लेकिन अभी हम आंसर क्या दे रहे हैं? 8 ही दे रहे हैं, बट अभी आपका ही पूछा नहीं गया है।
इसको में केवल तो नाम पूछा गया था। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचार कब हम करेंगे, जब बच्चा धीमे सीखेगा। तो उपचार करेंगे कि भाई क्यों धीमे सीख रहा है, जो तेजी से सीख रहा है, जिसका दिमाग ऑलरेडी 140 प्लस है, रचनात्मकता जो क्रिएटिव ऑलरेडी है, तो उसमें हम क्या उपचार करेंगे, उसमें तो उपचार करने वाली बात नहीं होगी, बस उनकी प्रतिभा को निखारने वाली बात होगी। ठीक है, उपचार करने वाली कोई बात नहीं होगी। जो धीमे सीखेंगे बच्चे, उनका हम उपचार करके उनको बाकी बच्चों के लेवल पर लाएंगे। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण की खेलकूद विधि का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित। शिक्षण की खेलकूद विधि जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड है। Who was the chairman of National Steering Committee on NCF 2005? स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने ही बताया, कहा था वो जो बस्ता है, बस्ता का बोझ, स्कूल बैग का बोझ जो है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, इस टाइप, शिक्षा बिना बोझ के, ये इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो 2009 वाला जो है लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में लागू हो पाया था जाके। ठीक है, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और वही अगर हम बात करते हैं दिव्यांग अधिनियम, आरटीई अधिनियम, वो भी 2009 में ही पारित हुआ था, 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए, वो है आपका 6 से 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, जो दिव्यांग का है, दिव्यांग, ये कब लागू हो पाया है, 2016 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, दैहिक नहीं है, दैहिक बोले तो फिजियोलॉजिकल मोटिव, इनमें से कौन सा नहीं है। बात करेंगे उपलब्धि। ठीक, ये भी आपका आ गया अभिप्रेरणा से। कितने क्वेश्चन हो गए अभिप्रेरणा से, आप खुद काउंट कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है क्या, कक्षा अधिगम, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, गणित की विषय वस्तु, चिंतन का गणितीकरण, चिंतन का गणितीकरण यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, पारितोषक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। पारितोषक तथा दंड के माध्यम से, यानी कि पनिशमेंट दे रहे हैं कुछ गलत काम कर रहे हैं और रिवॉर्ड कर दे रहे हैं अगर कुछ सही काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो है सिखाना, ये किस सिद्धांत से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित क्या नहीं है, अगर हम यहाँ पे देखें, पूर्व अनुभव बिल्कुल है, कल्पना भी है, तर्क भी देखें, अगर हम तर्क बाल्यावस्था देखें तो 6 से 12 वर्ष होती है। और अगर हम जिन प्याजे वाले में जाके देखते हैं तो तर्क की अवस्था किससे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से शुरू हो जाती है भाई। दूसरी अवस्था में हम सोचना शुरू करते हैं, दूसरी कौन सी होती है हमारी, प्री ऑपरेशनल, जो कहां से कहां तक होती है, 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल, उसमें हम सिर्फ सोचते हैं। फिर 7 से 12 जो होती है, इसमें हम तर्क के साथ सोचते हैं, जैसे हम मोर संक्रियात्मक या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है 12 से 15 या 12 से ऊपर, तो इसमें तो हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी निगमन का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो ये हमारी इसी के अंतर्गत आ गई, बाल्यावस्था में तो आ गई तीसरी वाली, तो यानी तर्क तो आ गया है बच्चे के अंदर, 6 से 12 का बच्चा है तो तर्क आ गया है कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, हालांकि इसमें देखना होगा कि कौन सा आंसर है। तो इसको देखते हैं जो आपकी ऑफिशियल आएगी उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये अभी आंसर के आने से पहले का वीडियो है, जो पेपर की एनालिसिस होती है, आंसर की जो ऑफिशियल है वो अभी नहीं आई है, उसके पहले का ये वीडियो है। तो एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब भी हम लोग मैच करेंगे। बाकी ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे वो करेक्ट आंसर थे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसमें देखने को मिलेगा कि क्या आंसर है। ठीक है, तो तर्क भी उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए, बाकी देखेंगे कि क्या आंसर दिया जाता है। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। डिजाइंड टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग, तो अचीवमेंट टेस्ट।
ठीक है, कोई ट्रेनिंग करने के बाद हम देखेंगे कि कितना अचीव किया है, क्या क्या आ गया है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वोकेशनल एडजस्टमेंट। तो वोकेशनल मतलब समायोजन, कोई भी टाइप का समायोजन हो तो सबसे ज्यादा किशोरावस्था में ही होता है। इसी को हम जटिल कॉम्प्लेक्स एज भी बोलते हैं। सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, क्योंकि उस समय फिजिकल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे होते हैं कि जो इंसान है वो उसकी मनोदशा उसको उसके साथ नहीं चल पाती है। इसी वजह से तो इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये भी व्यावसायिक समायोजन की अवस्था, वोकेशनल एडजस्टमेंट भी किशोरावस्था से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ऑब्वियसली किस पर निर्भर करेगा? ये अध्यापन शैली पर, टीचिंग स्टाइल पर। ठीक है, बात क्या हो रही थी कि ये साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार, बेस जो है वो क्या है? अध्यापन शैली टीचर की। देखेंगे आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो 2009 के अनुसार प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ये प्राइमरी की बात हो रही है, 30, और जूनियर के लिए 35 होता है, और दैट शुड नॉट बी एक्सीडेड टू 40 रेशियो 1। मतलब प्राइमरी में आपके 40 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये मतलब है। ठीक है, 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, होना चाहिए 30। यहाँ पे यही पूछा है कि होना कितना चाहिए, ये नहीं पूछा है कि कितने से अधिक नहीं हो सकता। अगर ऐसे पूछते तो हम 40 लगा देते। वैसे होना चाहिए कितना? 30 होना चाहिए, मतलब बढ़िया है 30 होना। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण किसका है? मध्यावधि यानी मिड टर्म, जो कि अभी चल ही रहे हैं केवीएस में। पेपर बना रही हूँ मैं, पेपर बना चुकी हूँ, मतलब कॉपी चेक कर रही हूँ अभी। तो मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण किसका है? यह है योगात्मक मूल्यांकन का। ठीक, तो मैंने यही बताया था कि जो क्रिएटिव असेसमेंट होता है उसमें फीडबैक मिलता रहता है, फीडबैक मिलता रहता है, और कोई भी जजमेंट नहीं होता है कि आपकी रैंक क्या है नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, विच डिजीज इज हेरिडेटरी। तो कौन सी है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपकी फिनाइल कीटोनूरिया, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। निम्न में से बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा? भाटिया बैटरी। बाकी रीट लेवल 2 का जो सीडीपी का है पोर्शन, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करें। बाकी आपकी जो भी समस्या हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।